दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है छंद। जी हां दोस्तों, छंद अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर आप मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बहुत आसान चैप्टर और बहुत मजेदार चैप्टर भी है। ध्यान दीजिएगा, 5, 10, 15, 20, 25, आज हमारी 25वीं क्लास है। 5, 10 क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि 5 वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने समास पढ़ाया, 10 वाले लेक्चर पे मैंने आपको संधि के बारे में बताया, 15 वाले लेक्चर में इसी तरह से मैंने रस के बारे में बताया, 20वें लेक्चर में मैंने आपको अलंकार के बारे में बताया, 25वें लेक्चर में आज हम लोग छंद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो डिफिकल्ट वाला टॉपिक है उसको मैंने इस तरह से रखा हुआ है। बाकी आज हमारा 25वां लेक्चर है। पीछे का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, बहुत ही आनंद आने वाला है और ये परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने एक बैच भी स्टार्ट किया है, हिंदी इंडिविजुअल का बैच है दोस्तों, जिसमें कंप्लीट हिंदी आपको पढ़ाई जा रही है, डिटेल में चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर कराया गया है और नोट्स दिया गया है। तो एक तरह से इतना ही आपको चाहिए होता है और वो सब कुछ इस बैच में है। इसी तरह से हमारे पास कंप्लीट हिस्ट्री का बैच भी है। चाहे तो आप संपूर्ण इतिहास का बैच ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग पार्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न। अगर आप अलग अलग चाहते हैं तो आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से संविधान का बैच भी है। ये सारे बैच दोस्तों मैं खुद लीड कर रहा हूं, तो आप एक बार मौका दीजिए, आइए, जुड़िए और पढ़िए, ठीक है। स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन, इसे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और यहां पर आपको डेमो क्लास मिल जाएगा हर एक बैच में। तो जो पसंद आए आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए आज के सवालों को पढ़ना। चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। तो पहला सवाल देखिए आपसे, आपकी स्क्रीन पर दे रहा है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। क्या दे रहा है दोस्तों? ये जो छंद है कितने प्रकार के होते हैं, लिख रहा है 1, 3, 4, 5, ठीक है। तो याद रखिएगा छंद के कितने भेद होते हैं दोस्तों? छंद के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद हैं दोस्तों? पहला है दोस्तों मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद, ठीक है, मात्रिक छंद, दूसरा है दोस्तों वर्णिक छंद, ठीक है, वर्णिक छंद, और तीसरा है दोस्तों मुक्तक छंद, ठीक है, मुक्तक छंद, ठीक है। इस तरह से दोस्तों छंद के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, परीक्षा में आने योग्य है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये कहां मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की जगह उपनिषद दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। याद रखेगा ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में कहां पर मिलता है, किस मंडल में, तो याद रखेगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है। 10वें मंडल में किस बारे में बताया गया है? इसमें बताया गया है पुरुष सूक्ति के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बताया गया दोस्तों? पुरुष सूक्ति का वर्णन है। यहीं पर दोस्तों छंद का उल्लेख मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से याद रखेगा इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो ऋषि पिंगल इसके प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है। पिंगल ऋषि ने रचना किया था पिंगल शास्त्र का, ठीक है। किसका रचना किया था? पिंगल शास्त्र का, जिसे हम छंद शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। ये छंद के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं, ठीक है। इस पुस्तक का नाम छंद शास्त्र भी है, यह भी याद रखेंगे। तो ऋग्वेद के साथ साथ और कहां वर्णन है ये जानकारी भी रखे रहिए, क्योंकि परीक्षा के लिए ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है। आपसे हो सकता है पिंगल मुनि के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, पिंगल मुनि या पिंगल ऋषि। करा छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, ठीक है। जो थोड़े से समय के लिए आपका विराम होता है उसे यति कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा छंद पढ़ते समय आने वाला विराम, ठीक है, आने वाला विराम, ठीक है, आने वाला विराम ये क्या कहलाता है दोस्तों? यह कहलाता है यति। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यति आपका जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से मान लीजिए सवाल ये पूछ देता आपसे कि गति किसे कहते हैं। जो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है गति, तो ये भी पता होना चाहिए ना कि गति किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा छंद के प्रवाह को ही गति कहा जाता है। जिस प्रवाह में हम छंद या काव्य को पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं, ठीक है। काव्य या छंद के प्रवाह को, छंद के प्रवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? गति कहा जाता है। तुक दोस्तों किसे कहा जाता है? जब आप छंद पढ़ते हैं तो अंतिम में तुक आपको मिलता है, एक जैसे शब्द मिलते हैं, तो उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? शब्द मतलब एक जैसी मात्राएं मिलती हैं, उसी को दोस्तों तुक कहा जाता है। एक तरह से अंत में आने वाले समान वर्ण ये तुक कहलाते हैं, ठीक है। याद रखेगा अंत में
अंत में आने वाले समान वर्ण, आने वाले समान वर्ण, ठीक है, समान वर्ण ये क्या कहलाते हैं? तुक कहलाते हैं। गणों की संख्या दोस्तों कितने? कुल 8 गण माने जाते हैं, ठीक है। य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा, ये दोस्तों फार्मूला है। यह मतलब यगड़, यगड़ मगड़, देखिए यही गड़, गड़ के आगे यह शब्द लगा देना, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, और लगा, लगा कुछ नहीं, मतलब इसको लगा देना है, ठीक है, लगा का मतलब नहीं है। तो गिनती करेंगे तो गढ़ों की संख्या कितनी है? गढ़ों की संख्या 8 है, ठीक है। कोई इसको रट नहीं पाता, यमाता राजभान सलगा जिसको पता होगा वो सब जान जाएगा, ठीक है। आप जाके छंद वाला चैप्टर पढ़िए, इसको मैंने इतना विधिवत पढ़ा दिया है कि आपको आनंद ही आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल सुनिए दोस्तों, कह रहा निम्नलिखित में से कौन छंद शास्त्र के प्रणेता थे? कौन दोस्तों छंद शास्त्र जो पुस्तक है दोस्तों किसने लिखा? मैंने आपको पीछे ही बताया था कि छंद शास्त्र लिखा है पिंगल ऋषि ने। किसने लिखा दोस्तों? छंद शास्त्र की रचना ये पिंगल ऋषि ने किया है। आचार्य दंडी ये अलंकार से संबंधित आचार्य हैं, ठीक है, ये अलंकार से संबंधित आचार्य हैं। आचार्य भामह ये भी अलंकार से संबंधित आचार्य हैं, ठीक है। और भरत मुनि ये रस से संबंधित आचार्य हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई थी, ये भी याद रखेंगे। तो यहां पर आपका जवाब जो है ये पिंगल मुनि हो जाएगा। और जिन बच्चों ने सी जवाब दिया है उनका उत्तर सही है। आप मेरे साथ साथ केवल पढ़िए नहीं, आप खुद से भी हल करिए। कैसे हल करना है? आप केवल 25 क्वेश्चन ऐसे लिख लिया करिए, पहले ही 1 2 3 4 5 6, और क्वेश्चन को देखते ही अपने हिसाब से जो आपको इच्छा हो A B C D कोई भी एक उत्तर अपने मन से चूज किया करिए, फिर मेरे उत्तर से मिलान कर लिया करिए। बाकी मैं आपको समझा ही रहा हूं कि कहां क्यों क्या सही है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। कह रहा छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी है दोस्तों? गणों की सही संख्या कितनी है? तो 6 गण नहीं है। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि गणों की संख्या 8 है, ठीक है। फार्मूला आपको बताया था, य माता राज भान सलगा, सलगा में से लगा को हटा लीजिएगा, बाकी आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है। आइए एक बार आपको दिखा देता हूं, मजा आ जाए पढ़ को। पहला गढ़ है दोस्तों यगड़। पहला गढ़ क्या है दोस्तों? पहला गढ़ है यगड़, ठीक है। दूसरा गढ़ है मगड़, मगड़। तीसरा गढ़ है दोस्तों तगड़, यगड़ मगड़ तगड़। यही पहला अक्षर खाली वर्ड पकड़ना है आपको, ठीक है। फिर देखिए राजभान सलगा में र आ रहा है तो रगड़, रगड़। फिर जा आ रहा है तो जगड़, क्या आ जाएगा? जगड़, ठीक है। इसी तरह भा आ रहा है तो क्या आ जाएगा? भगड़, ठीक है, भगड़। इसी तरह ना आ रहा है तो क्या आ जाएगा? नगड़। इसी तरह सा आ रहा है, सा आ रहा है तो क्या हो जाएगा? सगड़, क्या हो जाएगा? सगड़, ठीक है, सगड़। तो इस तरह से दोस्तों हैं। ये मैंने बराबर करके छोड़ क्यों दिया दोस्तों? इनकी अपनी मात्राएं होती हैं। जैसे य माता लिखा है तो य की एक मात्रा, मां की 2 मात्रा, ता की 2 मात्रा होती है, तो यगड़ को ऐसे लिखा जाता है। माता, मां तारा, देखिए 3-3 वर्ड पकड़ना है, इसके लिए 3 वर्ड यहां पकड़ना है। इसमें नियम होता है 3 ही वर्ड पकड़ा ही जाता है। अब मगड़ में देखिए मां तारा, इतना हो गया। तगड़ में ताराज, ठीक है। रगड़ में क्या हो जाएगा? 2 1 2। फिर जगड़ में क्या हो जाएगा? 1 2 1। फिर भगड़ में क्या हो जाएगा? 2 1 1। फिर नगड़ में क्या हो जाएगा? 1 1 1। फिर सगड़ में क्या हो जाएगा? 1 1 2, ठीक है। याद रखिएगा, इस तरह से फार्मूला होता है, ठीक है। बहुत आसान है। कभी आप आइए, ये सारी चीजें मैंने सिखाया आपको हिंदी इंडिविजुअल के बैच में। अब आप चाहते हैं कि सब कुछ जो है आपको फ्री वाली क्लास में ही बता दिया जाए, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। आप जाके एक बार डेमो देखिए, पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए, यही आपसे कहना चाहूंगा, ठीक है। कह रहा चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले बताइए चौपाई छंद जो है इसमें चरण कितने होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, चौपाई छंद में कुल 4 चरण पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कुल 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों 16 मात्राएं, 10 मात्राएं नहीं, 13 मात्राएं नहीं, मात्राओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। और यह किस प्रकार का छंद है दोस्तों? यह एक तरह का सममात्रिक छंद है। क्या है दोस्तों? सममात्रिक छंद, क्योंकि मात्राएं समान हैं तो याद रखिएगा सममात्रिक छंद। अगर बदली नहीं ना, मात्राएं समान है, इसलिए क्या कहा गया? सममात्रिक छंद कहा गया। ये आप याद रखेंगे। चौपाई, ये चौपाई के बारे में 3 लाइन याद रखिएगा।
पहला क्या सममात्रिक छंद है, दूसरा क्या 4 चरण होते हैं, तीसरा क्या सभी चरण में 16 मात्राएं होती हैं। बस ये 3 बातें अगर आप याद रखते हैं तो ये सवाल आप हमेशा के लिए सीख गए और ऐसे ही परीक्षा में पूछता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा और अगले सवाल का जवाब दीजिए। करा अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है, क्या दे रहा दोस्तों, अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण। ठीक है, तो चौपाई को मैंने पहले बता दिया था दोस्तों, यह सममात्रिक छंद है। यह क्या दोस्तों, यह सममात्रिक छंद है। और जो दोहा है दोस्तों याद रखिएगा, यह दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, दोहा किसमें आता है, यह अर्ध सममात्रिक छंद में आता है, दोहा और सोरठा दोनों। ठीक है, रोला क्या है दोस्तों, तो रोला भी सममात्रिक छंद है। ठीक है, रोला क्या है, यह भी सममात्रिक छंद होता है, ये आप याद रखेंगे। कुंडलिया दोस्तों विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, विषम मात्रिक छंद में कुंडली आता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इस तरह से इस सवाल का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्योंकि आपसे अर्ध सममात्रिक छंद पूछा था तो आपने दोहा जवाब दे दिया। ठीक है, दोहा में मात्रा पूछ सकता दोस्तों, तो मात्रा कितने होते हैं, 13 और 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यानी पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में जो सम चरण होता है उसमें 11 मात्राएं होती हैं, ये आप याद रखेंगे। दोहा का ठीक उल्टा सोरठा होता है, इसे भी याद रखेंगे, अभी आगे आएगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तरह मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत, देखिए क्या दे रहा है कि दोहा के ठीक विपरीत कौन होता है, तो ठीक विपरीत होता है दोस्तों सोरठा। ठीक है, क्योंकि सोरठा में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 11 और 13। ठीक है, जबकि यहां पर आप 13 और 11 देख रहे थे, यही सबसे बड़ा अंतर है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं, यहां पर 11-13 मात्राएं होती हैं, तो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। अच्छा, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसका भी भाई याद रखेगा। ठीक है, रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। और कुंडलिया को दोस्तों विशेष रूप से याद रखेगा, कुंडलिया जिससे शुरू होता है उसी पे समाप्त होता है, और इसमें दोहा रोला दोनों के पद जुड़े होते हैं। ठीक है, ये दोहा और रोला के मिलने से बनता है। ठीक है, दोहा और रोला के मिलने से दोस्तों क्या बनता है, कुंडलिया बनता है, ये आप याद रखेंगे। और कुंडलिया जिससे शुरू होता है उसी पे समाप्त होता है। कुंड, ऐसे कुंड बना दिया गोला, तो जहां से शुरू वहीं से समाप्त, याद रखेंगे, उसी वर्ड से समाप्त होता है, मतलब शब्द से समाप्त होता है, ये कुंडलिया की खासियत होती है। ठीक है, यहां फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। चौपाई में आपने पढ़ा था कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, 16 मात्राएं होती हैं। रोला में आपने पढ़ा था कुल 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और रोला दोस्तों क्या है, यह सममात्रिक छंद का उदाहरण है। ठीक है, यह सममात्रिक छंद का उदाहरण है। ठीक है, चौपाई भी दोस्तों सममात्रिक छंद का उदाहरण है। ठीक है, सममात्रिक छंद का उदाहरण है। ये जो छप्पय दे रहा है ये अलग से है, छप्पय रोला और उल्लाला के मिलने से बनता है। ठीक है, छप्पय कैसे बनता है दोस्तों, यह रोला प्लस उल्लाला के मिलने से बनता है छप्पय, रोला और उल्लाला के मिलने से छप्पय बनता है, आप याद रखेंगे। दोहा सोरठा दोनों अर्ध सममात्रिक कहे जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोहा और सोरठा। ठीक है, दोहा प्लस सोरठा ये क्या है दोस्तों, ये अर्ध सममात्रिक छंद हैं। क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद हैं। परीक्षा में यहीं से दोस्तों सवाल बनता रहता है। जान लीजिए, आज की क्लास आपने देख लिया तो छंद पे बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और विधिवत पढ़ना चाहते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं कि बैच में आइए। ठीक है, बैच में आइए, समझिए आप मेरे जैसे मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, इतना शानदार बैच है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ा है, तो यहां ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं। करा किस छंद के पहले और तीसरे चरण में, ध्यान दीजिएगा, किस छंद के पहले और तीसरे चरण में। अब एग्जाम में देखिए पहला तीसरा भी लिख सकता है, या इसी को लिख सकता है कि विषम चरण में। ठीक है, इसी को क्या लिख सकता है, विषम चरण। ठीक है, विषम चरण में 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में यानी सम चरण में। ठीक है, सम चरण में 11 मात्राएं, तो 13-11 मात्राएं कहां होती है, दोहा में होता है। ठीक है, मैंने आपको पीछे पढ़ा था कि दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं, जबकि रोला में 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई में याद रखेगा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है,
और सोठा दोस्तों दोहा का ठीक उल्टा होता है, तो इसमें 11-13 मात्राएं होती हैं। इस आधार पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दोहा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। मुझसे जितना बन पड़ रहा है दोस्तों, मैं उतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस ये समझिए। अभी इससे ज्यादा ना आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, ना आपको कोई जानने की आवश्यकता है, ठीक है। और आगे बढ़िए दोस्तों, अगला लिख रहा दोस्तों, अवधि का निजी छंद क्या है। अवधि का निजी छंद क्या है दोस्तों, अवधि भाषा का नाम तो सुना होगा। इसका निजी छंद छप्पय नहीं दोस्तों, ठीक है। छप्पय मैंने बताया था कि छप्पय का निर्माण कैसे होता है, रोला और उल्लाला के मिलने से होता है, ठीक है। रोला और उल्लाला के मिलने से छप्पय का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए कैसे याद रखेंगे, यहां पर 2 बार प है, क्या है दोस्तों, यहां पर 2 बार प है, तो इसी को याद रखेगा। यहां पर 2 बार ल भी आएगा, ठीक है। तो रोला में ला आ रहा है, उल्लाला में ला आ रहा है, ये आप याद रखेंगे, टेक्निक है, ठीक है। बाकी रोला जो था दोस्तों, इसमें 24 मात्राएं थी, यह सममात्रिक छंद है, ठीक है, सममात्रिक छंद था। कवित्व दोस्तों यहां आपका जवाब नहीं होगा। बरवय जो छंद है दोस्तों, ये अवधि का निजी छंद कहा जाता है, ठीक है। आपने गोस्वामी तुलसीदास की एक रचना के बारे में पढ़ा होगा जिसका नाम है बरवय रामायण, ठीक है। वो भी इसी में लिखा गया है, ठीक है। बरवय रामायण लिखेगा दोस्तों, बरवय रामायण, ठीक है, रामायण। इसमें इसी छंद की बढ़िया से जानकारी दी गई, मतलब इस छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये तुलसीदास का ग्रंथ है, ठीक है, ये तुलसीदास की रचना है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक रचना है बरवय नायिका भेद, सुना होगा आपने, ठीक है। बरवय नायिका भेद, जिसे लिखा है रहीम दास जी ने। किसने लिखा है, रहीम दास जी ने लिखा बरवय नायिका भेद। इसमें भी आपको बरवय मिल जाएगा, ये आप याद रखेंगे। बरवय में मात्राएं कितनी होती, 12 और 7 मात्राएं होती है, ठीक है। बरवय में मात्राएं कितनी होती दोस्तों, बरवय में मात्रा तो याद रखेगा 12 और 7, ठीक है। यानी विषम चरण में 12 मात्राएं और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं, ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। ये अवधि का निजी छंद कहा जाता है। परीक्षा में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, तो इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है, दोहे और रोले के क्रम को मिलाने से क्या बनता है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि जब दोहा और रोला को मिलाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, हरि गीतिका नहीं, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती, जबकि अगर यही गीतिका लिख देता, गीतिका, तो गीतिका में 24 से 26 मात्राएं होती है, ठीक है, 24 से 26 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया बनता है दोस्तों, याद रखेंगे कुंडलिया, ठीक है। कुंडलिया में क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, कुंडलिया में दोहा और रोला दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बाकी सवैया और बरवय ये आपका जवाब नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आप इस सवाल का सही उत्तर कर सकते हैं, कुंडलिया, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, दोहा में कितने चरण होते हैं, 2 पद होते हैं, जबकि रोला में 4 पद होते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। दोहा में कितने चरण होते हैं दोस्तों, 2 चरण इसमें दोहा के होते हैं, प्लस 4 चरण, इसमें 4 चरण जो हैं ये आपके रोला वाले होते हैं। ये कुंडलिया की बात मैं बता रहा हूं, इस चीज को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी सवैया जो दोस्तों, सवैया वार्डिक छंद में आता है, इसमें 22 से 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये जो सवैया दे रहा है यह कैसा छंद है दोस्तों, यह वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है और इसमें 22 से 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है, 22 से 26 मात्राएं होती हैं। बरवय में मात्राएं कितनी होती हैं, 12 से 7 मात्राएं होती हैं, 12-7, ठीक है, 12-7 ये आप याद रखेंगे, 12-7, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये बरवय क्या है दोस्तों, यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। यह क्या है दोस्तों, बरवय जो है यह अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसके अलावा हमने दोहा सोठा को पढ़ा था कि वो भी अर्ध सममात्रिक छंद थे, उन्हें भी याद रखेंगे। करा जिस छंद में वार्डिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, ये दोनों छंद ना पाए जाए, वो क्या कहलाता है, तो ना तो वार्डिक कहलाएगा ना तो मात्रिक कहलाएगा, ये कहलाएगा मुक्तक छंद। क्या कहलाएगा, मुक्तक छंद। अरे भाई जिसमें दोनों नहीं है, ठीक है, ऐसे समझिए, वार्डिक छंद में वर्ण की गिनती होती है, ठीक है, वर्ण की गिनती की जाती है, और मात्रिक छंद में मात्रा की गिनती की जाती है, ठीक है, मात्रा की गिनती की जाती है, ठीक है।
इसीलिए दोस्तों ये दोनों अलग अलग हैं। तो जो जहां पर ये दोनों नहीं पाए जाएंगे वहां पर होता मुक्तक छंद, ये तीसरा भेद है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। करा कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, ठीक है, तो करा चरण में या यति में, दोनों में विभक्त रहता है दोस्तों। जितने भी छंद हैं वो चरणों में विभक्त रहते हैं और उसमें यति भी पाई जाती है, विराम, ठीक है, तो दोनों में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वार्डिक छंदों में किसका विचार होता है, क्योंकि वार्डिक छंद दे रहा है तो इसमें वर्ण का विचार होता है, मात्रा और वर्ण दोनों नहीं, केवल मात्रा का विचार दोस्तों कहां होता है, मात्रिक छंद में होता है, ठीक है, मात्रिक छंद में, ठीक है, मात्रिक छंद में होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। वर्ड और गुरुता ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। करा घनाक्षरी दोस्तों एक किस प्रकार का छंद है, ठीक है, घनाक्षरी, क्या यह मात्रिक छंद है, नहीं, यह वर्डिक छंद का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, किसका उदाहरण है, आक्षरिक नाम से तो कोई छंद ही नहीं होता है, छंद के 3 ही भेद होते हैं, या तो मात्रिक, या तो वर्डिक, या तो मुक्तक छंद। तो जो घनाक्षरी है ये वर्डिक छंद का उदाहरण है, याद रखिएगा। और इसके प्रत्येक चरण में लगभग 31 मात्राएं पाई जाती, 31 से कहीं कहीं पे 31 मिलेगा, कहीं कहीं पे 33 मिलेगा, ठीक है, लिखिएगा प्रत्येक चरण में 31 से 33 वर्ड, मात्राएं नहीं वर्ड, ठीक है, मात्राएं मत लिखिएगा, वर्ड लिखिएगा, ये पाए जाते हैं घनाक्षरी में। कहां बात, ये मैं किसकी बात बता रहा हूं, ये मैं घनाक्षरी की बात बता रहा हूं, तो ये वाली बात भी आप ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए परीक्षा में सवाल आया अनुष्टुप क्या है, अनुष्टुप लिखा है, ठीक है, अनुष्टुप देखिए ऐसे लिखा जाएगा अनुष्टुप, ठीक है, अनुष्टुप, अनुष्टुप क्या दोस्तों, क्या यह रस है, अनुष्टुप नाम का कोई रस नहीं है, क्या यह छंद है, बिल्कुल अनुष्टुप एक छंद है, यह गुण एवं अलंकार नहीं है। अनुष्टुप क्या है दोस्तों, यह छंद है, और किस तरह का छंद है दोस्तों, यह वर्णिक छंद है। क्या है दोस्तों, यह वर्णिक छंद है अनुष्टुप, इसको याद रखेंगे। इसके प्रत्येक चरण में 8 मात्राएं होती है और 4 चरण पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें होते हैं दोस्तों 4 चरण, ठीक है, और प्रत्येक चरण में 8 मात्राएं, ठीक है, प्रत्येक चरण में 8 मात्राएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से 8 चौका 32 मात्राएं हो जाती हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, अनुष्टुप छंद की बात कर रहा हूं। आप इसको इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमारी परीक्षा में जो है मात्रिक छंद से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वर्डिक छंद से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। यही रीजन है कि अनुष्टुप का नाम शायद आप में से बहुत कम लोगों ने सुना हो, ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न बन जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, केवल ये नहीं बता देना कि भैया एक छंद है। और कहीं भी हिंदी पढ़ेंगे तो लोग ऐसे ही बता के निकल, अनुष्टुप क्या है, छंद है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे कोई बात होती है, अरे अनुष्टुप छंद है तो जानकारी दो, छंद में किस प्रकार का छंद है, मात्रिक छंद है, वर्डिक छंद है, मुक्तक छंद है, बताना पड़ेगा ना। वर्डिक है तो ठीक, अभी हम पीछे पढ़ते चल रहे हैं भाई मात्राओं के बारे में, तो यहां भी दोस्तों पता होना चाहिए। अच्छा, ये वर्डिक छंद है तो 8 वर्ड होते हैं, देखिए यहां भी मैंने गलती कर दिया, ठीक है, ये 8 वर्ड होते हैं ना कि मात्राएं, ठीक है। वर्डिक छंद में आपको वर्ड शब्द लिखना, मात्रा नहीं लिखना है, ठीक है, मात्रा हमेशा मात्रिक छंद में लिखना है, इस चीज को याद रखेंगे। इस तरह से आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, कर छप्पय जो है दोस्तों किस प्रकार का छंद है। मैंने छप्पय में आपको बताया था 2 बार प आ रहा है, छप्पय में क्या बताया था, प और प आ रहा है, तो इसी तरह से मैंने कहा था कि जब ये आएगा तब आपको ल और ल चुनना है, ठीक है। तो ल और ल मतलब यहां पर रोला प्लस उल्लाला, ठीक है, रोला प्लस उल्लाला के मिलने से ये छप्पय बनता है। अच्छा, ये सब नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है खाली ये बताइए कि छप्पय जो है ये सम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है या अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो याद रखिएगा यह विषम मात्रिक छंद है। क्या दोस्तों, छप्पय जो है याद रखिएगा यह विषम मात्रिक छंद है। क्या है, यह विषम मात्रिक छंद है, इसे आप याद रखेंगे छप्पय, ठीक है। और आगे बढ़िए, कर किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक होता है। ये मैंने पीछे आपको बताया था, कुंडलिया में दोस्तों ऐसा देखा जाता है। और कुंडलिया बनता किससे है, तो लिखिएगा दोहा और रोला से बनता है, ठीक है। कुंडलिया का निर्माण दोहा और रोला के मिलने से दोस्तों कुंडलिया का निर्माण होता है, आप जानते हैं। और कुंडलिया भी क्या है दोस्तों, कुंडलिया भी एक तरह का विषम मात्रिक छंद है, ठीक है, विषम मात्रिक छंद है, ठीक है। और याद रखेंगे 2 चरण दोहा का होता है, 2 चरण इसमें दोहा का पाया जाता है और 4 चरण इसमें रोला का पाया जाता है, ठीक है। 4 चरण रोला का पाया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इतना तो विस्तार ठीक है ना,
इसी तरह से दोस्तों पढ़ना है। और एक चीज याद रखेगा, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि कुंडलिया छंद में पहला अक्षर और अंतिम अक्षर एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। जिस अक्षर से शुरू होगा उसी अक्षर पे समाप्त होगा, तो इसको पहचानना बहुत आसान होता है। इस तरह से आपने ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का सही जवाब दे दिया। करा रामचरितमानस नामक जो महाकाव्य लिखा गया है, रामचरितमानस रचना किसने किया दोस्तों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की हुई है। ठीक है, और यह रचना किस शैली में है? तो इसमें दोहा और चौपाई शैली में यह लिखा गया है। ठीक है, बरवै शैली में नहीं, बरवै शैली में बरवै रामायण की रचना की गई है। किसकी रचना की गई है? बरवै रामायण की रचना की गई है। मसनवी शैली का नाम सुना है? मसनवी शैली। ठीक है, मसनवी दोस्तों एक तरह की काव्य की शैली है। ठीक है, मसनवी क्या है दोस्तों? ये काव्य शैली। ठीक है, ये काव्य शैली है। अच्छा, मसनवी के बारे में आपको बता दूं, आपने उसका नाम सुना होगा दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत। ठीक है, पद्मावत एक ग्रंथ है दोस्तों, पद्मावत। ठीक है, पद्मावत की रचना किया मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने किया? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। यह रचना किया था 1540 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो पद्मावत लिखा गया, इसे लिखा गया दोस्तों अवधी भाषा में प्लस मसनवी शैली में। ठीक है, अवधी भाषा जरूर है लेकिन शैली कैसी दोस्तों? ये मसनवी शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, मसनवी शैली पर फारसी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा प्रभाव दोस्तों? इस पर फारसी प्रभाव देखने को मिलता है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। फिलहाल हमारा उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो किसी चीज को पढ़िए ना तो इतना विधिवत जो है पढ़ डालिए कि कल को मसनवी से भी अगर कोई सवाल बनेगा तो आप इस काबिल रहेंगे कि नहीं हम उत्तर दे सकते हैं, है कि नहीं। चलिए और आगे चलिए। करा अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद दोस्तों कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का पहली बात देखिए, जो कड़वक दे रहा है ये किसी छंद का नाम नहीं है, ये छंद नहीं है। कड़वक होता क्या है? आपके यहाँ आसपास में आपके घर पे रामायण होता होगा, तो रामायण में दोस्तों एक पूरा जब वो पैरा खत्म होता है तो लास्ट में तुक के लिए कुछ न कुछ लिख के रखे जाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कोई न कोई एक दोहा लगा दिया जाता है। बस यही क्या है, इसी को कहते हैं कड़वक। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? कड़वक। और कड़वक है क्या? कड़वक एक तरह की काव्य शैली है। ठीक है, ये एक तरह का काव्य शैली है, ये छंद नहीं है, इसलिए जवाब नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग ईहा को कहते हैं दोहा। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, ईहा को दोहा हुआ नहीं कहा जाता, ईहा भी छंद नहीं है। ठीक है, रास भी दोस्तों रास कोई छंद तो है नहीं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, पद्धरी दोस्तों याद रखेंगे, पद्धरी। जी हाँ, पद्धरी दोस्तों छंद है और पद्धरी का प्रयोग किया था स्वयंभू ने। ठीक है, स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू ने अपनी रचना पौमचर्यु। ठीक है, चर्यु में किस छंद का प्रयोग किया है? तो याद रखेगा पद्धरी छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, पद्धरी छंद का प्रयोग दोस्तों किया गया है। ये आपको नहीं पता रहा होगा, सही बताएं तो आज के पहले मुझे भी नहीं पता था। जब मैं आपके लिए सवाल बनाता हूं ना तो हर बार मुझे कुछ न कुछ नया जरूर मिलता है सीखने को। जैसे ईमानदारी से बताऊं, बेईमानी नहीं करूंगा, मैं मसनवी के बारे में नहीं जानता था। आज के पहले मैं मसनवी के बारे में नहीं जानता था, पहली बार जाना मसनवी के बारे में। आज के पहले मैं कड़वक के बारे में नहीं जानता था। इस क्लास को बनाते समय जैसे मेरे सामने कोई नई चीज आती है तो मैं भी ढूंढता हूं कि इसको क्या कहा जाता है, मुझे क्लास में जाके बच्चों को क्या पढ़ाना है। भाई मुझे भी तो पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी तो समझना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए भी नया था। ठीक है, तो इस चीज को जरूर याद रखेंगे, पद्धरी याद रखेंगे। और पद्धरी में मात्राएं कितनी होती थी? जैसे चौपाई में 16 मात्राएं होती थी, उसी तरह से पद्धरी के प्रत्येक चरण में जो है मात्रिक छंद है, 16 मात्राएं होती पद्धरी में। ठीक है, लिखेगा दोस्तों पद्धरी में 16 मात्राएं पाई जाती हैं और यह एक तरह का मात्रिक छंद है। क्या है दोस्तों? यह एक तरह का मात्रिक छंद है पद्धरी। इसका प्रयोग दोस्तों स्वयंभू ने किया था, ये आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए। करा किस छंद में 26 मात्राएं होती? कितनी मात्राएं? 26 मात्राएं। और 14-12 पर दोस्तों यति पाई जाती है। वीर छंद को दोस्तों आल्हा छंद भी कहा जाता है। ठीक है, आल्हा छंद। ठीक है, आल्हा छंद दोस्तों ज्यादातर ये बुंदेलखंड में आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है,
बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। सोठा जो छंद था इसमें 11-13 मात्राएं होती हैं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, गीतिका में दोस्तों, गीतिका में याद रखेगा, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है, 26 मात्राएं होती हैं। लेकिन यहीं अगर हरि गीतिका लिख देता, ठीक है, हरि गीतिका, ठीक है, हरि गीतिका, ठीक है, तो हरि गीतिका में याद रखेंगे 28 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका में कितनी? 28 मात्राएं होती हैं। छप्पय जो था दोस्तों, छप्पय तो रोला प्लस उल्लाला के मिलने से बना था, ठीक है, रोला प्लस उल्लाला के मिलने से बना था। यह विषम मात्रिक छंद है, तो जवाब होगा नहीं। तो आपका जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ये, अरे गीतिका मैंने कट क्यों कर दिया, ठीक है, आपका जवाब हो जाएगा गीतिका, क्योंकि ये जो 26 छंद वाली बात है ये गीतिका में होता है। ये जो आल्हा छंद है दोस्तों, इसमें कुल 31 मात्राएं पाई जाती हैं, ठीक है, इसमें कितनी पाई जाती हैं? कुल 31 मात्राएं पाई जाती है, तो ये भी आपका जवाब नहीं होगा। अच्छा, पीछे मैंने कहीं पर 24 भी लिखा था ना, उसको एक बार सही कर लीजिए, ठीक है, कहां गया, कहीं तो था, चेक कर लेते हैं एक बार, रुकिए, ठीक है। जहां मैंने बताया था कि 24-26 दोनों, ठीक है, उसको चेंज करके, बल्कि हाँ, गीतिका में आप 26 से रखिए, 24 ना कहिए, ठीक है, 26 ही रखिए, 24 ना कहिए, ठीक है, 26। और हरि गीतिका में 28 होता है, इसको भी दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना, और आगे चलते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? चौपाई तो छंद है, ठीक है, और चौपाई दोस्तों यह सममात्रिक छंद है, आप तो जानते ही हैं, ठीक है, सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं पाई जाती हैं, ठीक है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं पाई जाती हैं। दोहा यह अर्ध सममात्रिक छंद है, क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है, 13 और 11 मात्राएं, ठीक है। इसी तरह से सोठा, यह भी दोस्तों अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। और यहाँ यह ठीक दोहा का उल्टा होता है, तो 11-13। यहाँ दृष्टांत याद रखेगा, छंद नहीं है, दृष्टांत है क्या दोस्तों? दृष्टांत अलंकार है, क्या है? दृष्टांत अलंकार है, यह छंद नहीं है। अच्छा, मान लीजिए ये आपसे पूछ दे, अगर दृष्टांत अलंकार है तो कैसा अलंकार है? अब अलंकार में हम पढ़ते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये अर्थालंकार का भेद है, ठीक है। एक उभय अलंकार भी होता है जहां दोनों आ जाते हैं, लेकिन ये जो दृष्टांत है ये अर्थालंकार है, ठीक है। क्या दोस्तों? यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इतना डिटेल में पढ़िए, ठीक है। हम लोग ना क्या करते हैं, विधिवत पढ़ा जाता है यार, क्लास या तो कम पढ़िए और पढ़िए तो पूरा मन से पढ़िए, मेरी यही आदत है, मैं पढ़ाता हूं तो एकदम मन से पढ़ाता हूं। करा वीर या आल्हा छंद, ठीक है, वीर या आल्हा छंद जो है दोस्तों, इसमें मैंने बताया था कितनी मात्राएं होती है दोस्तों, तो इसमें कुल 31 मात्राएं होती हैं। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती हैं। हाँ, ये पूछ दिया कि वर्णिक मात्रिक मुक्तक में से क्या है? अरे भैया वर्णिक छंद नहीं है, ये मात्रिक छंद ही तो है, ठीक है, मात्रिक छंद है। और यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों 31 वर्ण पाए जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए मात्रिक में पूछ देता कि सम है, अर्ध है या विषम है, क्या है, तब क्या बताते हैं? बताइए सोच के। और ये 31 होता कैसे है? 16-15 पर होता है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आल्हा जो है ये सम मात्रिक छंद है कि विषम। अरे देखने से नहीं लग रहा 16-15 है तो अर्ध सम हो जाएगा, आधा अर्ध सम हो जाएगा। अगर सम होता तो एक बराबर हो जाता, चौपाई सम मात्रिक है। क्यों? क्योंकि सभी चरण में 16 चेंज नहीं है। दोहा को अर्ध सम क्यों कहा जा रहा है? पता चल रहा है कि सम चरण में, विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं हैं, तो इसीलिए आधा बराबर है, समझ रहे हैं, इसीलिए उसे अर्ध सम कहा गया। तो यहां क्या क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, सीधा दिख रहा आंख से, जब 16-15 लिख दिया तो सारी बातें तो क्लियर हो गई। करा निराला, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। इनकी एक कविता है दोस्तों, जूही की कली। करा जूही की कली में किस छंद का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है? वर्णिक छंद का प्रयोग हुआ है, मात्रिक छंद का प्रयोग हुआ है, या मुक्तक का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा इसमें मुक्तक का प्रयोग हुआ है। वर्णिक मात्रिक से बड़ा लगाव है, लेकिन जवाब नहीं दीजिएगा। जी हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है जूही की कली, इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी कविता है ये, ठीक है।
परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, कभी लेखक और रचनाओं में भी दोस्तों ये सवाल आता रहता है। ठीक है, करा छप्पय में क्या होते हैं, मैंने पहले ही सिस्टम बता दिया है कि छप्पय में 2 बार प आता है, तो आपको लेना है 2 बार ल। क्या लेना है, 2 बार ल। और 2 बार ल आएगा कैसे, जब आप लेंगे रोला और आप लेंगे उल्लाला। ठीक है, ल की भरमार है यहाँ पे। ठीक है, रोला उल्लाला। तो याद रखेगा रोला में होता है 4 चरण, तो प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। ठीक है, क्या 2 चरण ही उल्लाला के होते हैं, सवाल ये है। देखिए रोला में तो 4 चरण होता है। ठीक है, 4 चरण होता है, क्या छप्पय में चेंज करते हैं कि या नहीं करते हैं, ये बताइए। ठीक है, क्या उल्लाला में 2 चरण ही होता है, ये आप क्लियर करके बताइए। लिख रहा प्रथम, पहली बात रोला में 2 चरण नहीं होता है, चौपाई तो लिया ही नहीं जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों केवल ए ही ऐसा है जो सही दिया गया है। अरे तो कॉमन सेंस की बात है ना, यहां चौपाई दे दिया, बताओ कैसे करूं मैं। और यहां दे रहा रोला का 2 चरण, कहां रोला में 2 चरण होता है, रोला तो 4 पदों वाला होता है, 24 मात्राएं पाई जाती है रोला में। ठीक है, वो चीजें आप याद रखेंगे, तो यहां आपका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रोला में मात्राएं 24 होती है, तो उल्लाला में कितनी होती हैं, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और उल्लाला में कितनी मात्राएं होती हैं, बताइए। उल्लाला उल्लाला 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। और इन्हीं दिनों के योग से क्या बनता है, छप्पय बनता है। ठीक है, छप्पय बनता है। और छप्पय क्या दोस्तों, छप्पय एक प्रकार का विषम मात्रिक छंद का उदाहरण है। ठीक है, इतना पढ़ लिया सर, मजा आ गया पढ़ के। आपके साथ साथ पढ़ने का ना आनंद ही अलग है। आनंद छोड़िए, बैच ज्वाइन कीजिए और एक किताब अपने पास रखिए। कम से कम हिंदी में आपके पास एक किताब तो होनी चाहिए, आपकी अपनी हिंदी की किताब। इसका नाम भी अपनी हिंदी है, जिसे आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करने की इच्छा हो रही तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया होगा, कॉल करके घर पे मंगा सकते हैं। अगर एक किताब आपके पास होती और आप छंद चैप्टर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कितना छंद के सवाल मैंने दे रखा है इस किताब में। इस किताब में 98 सवाल है, 98 सवाल दोस्तों छंद के रखे गए हैं। तो आप अगर एक किताब लेते हैं तो बढ़िया से आपका ये चैप्टर जो है तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर कर लीजिए, मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि ऑर्डर कर लेंगे तो फायदा मिलेगा कि हर चीज लिखना नहीं पड़ेगा, सब कुछ मिल जाएगा लिखा लिखाया। और 6000 सवाल इस किताब में दिए गए। कितना, 600 नहीं, 6000 सवाल इस किताब में दिए गए हैं। और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सारे सवाल भी आपको यहां मिल जाएंगे। तो इसे ले लीजिए, बहुत बढ़िया तैयारी आपकी होगी। ये हमारा एप्लीकेशन है जिसपे सारे कोर्स चल रहे हैं, स्टडी 91 ऑफिशियल। जो हमारा सुपर सेलिंग बैच है वो हिंदी का तो ही है, हिस्ट्री और पॉलिटी भी बच्चों को खूब पसंद आ रहा है। एक बार आप डेमो जरूर देखिएगा, परचेज करना हो नहीं करना हो बात की बात है, लेकिन जो फ्री में डेमो मैं आपको दे रहा हूं उसको एक बार जरूर देखिए दोस्तों, आनंद आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। अच्छी लगी हुई क्लास तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर से कीजिएगा दोस्तों, ये आपसे निवेदन है। बाकी मुझसे जितना बेहतर हो पाता है मैं उतना बेहतर आपको यूट्यूब पर भी देने की कोशिश करता हूं, और अपने पेड कोर्स के लिए तो मैं बहुत मेहनत करता हूं, इसके लिए कुछ कहना ही नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।